हेलो दोस्तों, आज मैं यस बैंक की बात करने वाला हूँ। यस बैंक में जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बना के रखा है या जो लोग यस बैंक में इन्वेस्टमेंट बनाने का मन बना रहे हैं, उन सबको कुछ आज ऐसी मैं महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ जिनका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि यस बैंक से जुड़ी हुई हैं। यस बैंक को लेकर के मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर एक दिन अच्छी तेज़ी देखी जाती है, उसके बाद फिर से इसमें गिरावट आती है। आखिर यस बैंक को लेकर के हमें कैसा व्यू रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दोस्तों क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। यस बैंक में अब हमारा आगे का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सुमित आपका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं यस बैंक का आज का कारोबार। दोस्तों, आज यस बैंक का स्टॉक मॉर्निंग में 13.80 पर ओपन होता है, 13.90 का हाई बनाता है, वो भी लास्ट मिनट में, और 13.85 पर अपनी क्लोजिंग देता है, 13.45 का लो बना करके। इस स्टॉक के अंदर आज लास्ट मिनटों में थोड़ी सी हमने तेजी देखी थी, हरे निशान में कारोबार देखा था, जबकि पूरे स्टॉक मार्केट में आज प्रेशर देखा जा सकता था। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो उसमें भी लाल निशान में कारोबार देखा गया है, निफ्टी 50 में भी लाल निशान में कारोबार था, निफ्टी बैंक भी लाल निशान में था, निफ्टी मिड कैप 100 भी लाल निशान में था। लेकिन लास्ट मिनट में हमने पूरे मार्केट में थोड़ी रिकवरी देखी और यस बैंक में हरे निशान में कारोबार देखा जा सकता था। हो सकता है मंडे को ये तेजी थोड़ा सा और आगे बढ़े, यस बैंक में अच्छा उछाल देखने को मिले। उसके पीछे के कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि यस बैंक में आज ट्रेडेड क्वांटिटी क्या रही है। यस बैंक के अंदर लगभग 10.5 करोड़ शेयर्स का कारोबार देखा जा सकता था, जिसमें से लगभग 4.5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई है। 43% शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। इस स्टॉक के अंदर डिलीवरी परसेंटेज में गिरावट नहीं आती है, स्टॉक में जितनी भी गिरावट आ जाए। इस स्टॉक के अंदर हमने एक टाइम पर 350-400 के भी लेवल देखे हैं, जब ये सब घोटाले राणा कपूर वाले नहीं आए थे सामने, लेकिन इसमें अब गिरावट बराबर चल रही है। एक दिन कोई खबर आती है तो इसमें अच्छा खासा तेज़ी बन जाती है, फिर वो पूरे वीक में थोड़ा थोड़ा गिर करके उसी लेवल पर आ जाता है। इस स्टॉक के अंदर जो गिरावट का मेन कारण अभी चल रहा है वो है इसमें कई लोगों का स्टेक का बेचना, जैसे कि बेट्री ने अपनी इसमें से होल्डिंग्स बेची है लगभग 2% की। इसका दबाव भी हमें मार्केट में दिख रहा है और यस बैंक में भी दिख रहा है। यस बैंक की तरफ से अगर हम बात करें तो किसी भी तरह का कोई भी डिफ़ॉल्ट, किसी भी तरह का कोई भी लूप होल नज़र नहीं आ रहा है। जो भी चीज़ें हैं पिछले रिकॉर्ड से जुड़ी हुई हैं, पिछले ही डेटा को देखते हुए हैं। इतनी जल्दी इनके दाग कुछ ऐसे हैं जो कि धुल नहीं रहे हैं, उसमें लगेगा टाइम। अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी ने लगभग जब एफपीओ आया था जुलाई के टाइम पे, तब इसमें अच्छी खासी होल्डिंग खरीदी थी और बैटरी ऑलरेडी खुद भी लॉस में चल रहे हैं। यस बैंक के अंदर जैसे ही कोई भी खबरें आती हैं इसको हाईलाइट कर दिया जाता है और भी कंपनीज के स्टेक्स बेचे जा रहे हैं, लेकिन यस बैंक की खबर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। अगर हम यस बैंक के चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें बिल्कुल ए शेप गिरावट देखने को मिल रही है। जिस तरह से इसमें फंड रेजिंग की खबर आई थी तो एक ग्रीन कैंडल हमें काफ़ी लंबी दिखी थी, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे करके इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और फिर से ये अपने वही पिछले महीने वाले 13 रुपीज़ के सपोर्ट के आसपास आ गया है। इस स्टॉक में मेन जो इशू है वो एनपीए का ही है। इसमें जो मेन एनपीए के इश्यूज हैं वो लगभग 44 कंपनीज से मिलकर के बने। अगर हम इसमें टोटल बात करें तो लगभग 44 कंपनियों का रोल है, जिसमें टॉप पर अनिल अंबानी ग्रुप, एसएल ग्रुप, जेट एयरवेज, डीएचएफएल वगैरह वगैरह कंपनीज आती हैं, जिसमें से अनिल अंबानी की तरफ से हमें काफ़ी ज़्यादा रिकवरी आने वाले टाइम में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसा कि अभी उन्होंने हेडक्वार्टर्स वगैरह को एक्वायर कर लिया है यस बैंक ने, और एनसीईआरटी, आरबीआई वगैरह ने भी उनकी जो स्विस बैंक में अकाउंट्स हैं उनकी भी डिटेल्स मांगी हैं, किससे की फंड की रिकवरी की जाए। जैसे रिलायंस के 4 पार्ट्स हमें मेनली याद रहते हैं, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन हो गया, रिलायंस इंफ्रा हो गया, इसके अलावा रिलायंस का कैपिटल हो गया और रिलायंस होम फाइनेंस हो गया। तो जो इनकी चौथी कंपनी है रिलायंस होम फाइनेंस, इसका एक्वायर होना तय लग रहा है, क्योंकि जो ऑथम है इंडिया की एनबीएफसी, वो इसको खरीद सकती है। उसने इसके लिए हाईएस्ट बिडिंग लगाई है लगभग 2887 करोड़ की। तो अगर ये होता है तो यस बैंक में इधर से हमें एनपीए की रिकवरी आने वाले टाइम में दिखाई दे सकती है। यस बैंक का मेन इशू जो चलता आ रहा है वो एनपीए का है और इसी के चलते उन्होंने अपनी प्रोविजनिंग भी काफ़ी ज़्यादा करी है। अब हम बात कर लेते हैं कि अब हमें यस बैंक को लेकर के आगे की प्लानिंग क्या रखनी चाहिए। देखिए दोस्तों,
यस बैंक एक ऐसा स्टॉक इस टाइम पर हो गया है जिसमें आपको एक तरफ से तेजी बनते नहीं दिखेगी, क्योंकि इस पर एक तरह 40,000 करोड़ के आसपास का एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, और इस चीज़ को इतनी जल्दी हम कैसे हैं मतलब गायब करना आसान नहीं है। और जैसा कि इनके एमडी प्रशांत कुमार जी ने खुद भी बोला है कि लगभग हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी 50% तक की रिकवरी हो जाए, और वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर होगी, ऐसा नहीं होगा एक साल में ही इनकी लगभग 25,000 करोड़ की रिकवरी हो जाएगी। लेकिन यस बैंक पॉजिटिव होकर के अपना काम कर रहा है। जैसे ही यस बैंक के एमडी प्रशांत कुमार जी बने थे, उन्होंने तुरंत ही केस वगैरह कर दिया था कि हमारा इतना इतना एनपीए, इसकी रिकवरी के लिए क्या एक्शंस लिए जाएंगे, कैसे लिए जाएंगे, इन सब के लिए उन्होंने ऑलरेडी क्लेम कर दिया था, केस दर्ज करवा दिया था। और उसी के चलते तरह तरह के अलग अलग जगह छापे भी डाले जा रहे हैं जिससे कि इन कंपनीज से इनके एनपीए की रिकवरी करी जाए। यस बैंक का अगर एनपीए रिकवर होता है तो यस बैंक के परफॉर्मेंस में और भी ज़्यादा सुधार आएगा, और ये अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए ही किसी ना किसी तरह फंड रेस करने का भी प्लान कर चुके हैं, और बहुत ही जल्दी ये डेप्ट सिक्योरिटी से फंड रेस करते भी नजर आएंगे। यस बैंक में अगर कोई प्रॉफिट की उम्मीद बहुत जल्दी कर रहा है तो उसे यस बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यस बैंक को लेकर के जितनी भी कन्फ्यूजन है मैं उसको लेकर के आपको एक बात क्लियर कर दूं, यस बैंक में आपको इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं बनाना है। यस बैंक में आप इन्वेस्ट करके रह सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम अगर आप इसमें 1.5-2 साल का टाइम देते हैं तो आपको ये अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। इसमें आप टाइम टाइम में प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके जैसे टारगेट्स ये नहीं है कि आपको ये मानना है कि 100 रुपये होगा तभी हम इसमें अपने स्टॉक्स बेचेंगे। अगर आपका लक्ष्य है कि आप इसमें 500 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, 1000 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, तो आप इसमें खरीदिए। उसके बाद में जब आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो आप आधे बेच भी सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। यस बैंक को लेकर के मेरा व्यू बिल्कुल क्लियर है कि आपको मार्केट में कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या लॉस बुक करके निकल जाना है। लॉस तभी होगा जब आप उसको बुक करेंगे, और मैं आपको बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा कि आप लॉस बुक करके यस बैंक में निकलिए। जिन लोगों ने नीचे के लेवल पे खरीद रखा है 12 रुपए में, 13 रुपए में, 14 रुपए में, 17 रुपए में, इन लोगों को यस बैंक में होल्ड करके ही चलना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में आप यस बैंक को रख सकते हैं, लेकिन मेरी हमेशा से राय होती है अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट भी बनाना चाहता है तो वो एकदम से बहुत बल्क क्वांटिटी ना उठाए, वो कई स्टॉक्स में पैसा लगा करके यस बैंक में निवेश बना सकता है। यस बैंक के जब 2-3 क्वार्टर्स के हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, उसके बाद यस बैंक में एक अच्छा मोमेंटम नजर आएगा। नेक्स्ट ईयर के जो टारगेट्स दिए हैं एमडी प्रशांत कुमार जी ने, वो भी वो अचीव करने की तरफ लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। उस तरफ से भी वो एक्शन में नजर आ रहे हैं, जैसा कि उन्होंने 5,000 करोड़ की एनपीए की रिकवरी की बात भी बोली है, तो उधर भी वो काम करते हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यस बैंक को लेकर के आपका व्यू भी क्लियर होना चाहिए। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चार्ट वगैरह पर रिसर्च करने के बाद कीजिएगा। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।